हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। ये सभी को राम राम, राधे राधे, सुप्रभात। देखिए, अभी तक हमने इससे पहले जो अपना ट्रिपल एस सी पी पेट का जो एग्ज़ाम में आपका हिस्ट्री का जो है, ठीक, हिस्ट्री में हमने अब तक देखा, अभी तक जो गुप्त वंश को कंप्लीट कर लिया था, ठीक। अब हम देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला चैप्टर आपका वर्धन वंश है, यानी कि जो पुष्यभूति वंश है, जिसमें आपके हर्षवर्धन को पढ़ना है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शामिल किए, और जो जहाँ भी देखिए जो तथ्य देने की जरूरत थी हमने वहाँ भी दी है। इसकी जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला चीज़ समझ लेते हैं कि वर्धन वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, तो ये गुप्त वंश था, ठीक। गुप्त वंश के पतन के पश्चात आपका 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश का पतन हो जाता है। 6ठी शताब्दी में धीरे धीरे तो अनेक छोटे छोटे राजवंश हैं जो अस्तित्व में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक बड़ा साम्राज्य विघटित होता है, ठीक है, यानी जब वो समाप्त होने लगता है या क्षीण होने लगता है, तो जो इस स्थानीय शासक होते हैं, सामंत होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, एक समझ समझ लीजिए, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और एक नए राज्य की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अनेक छोटे छोटे राज्यों के उत्पन्न हुए, जिसमें से आपके मौखरी है, गोड़ी और गौड़ सॉरी वर्धन इत्यादि वंश है, जो मैत्र वगैरह ये सारे अस्तित्व में आए, ठीक। उनमें से देखिए किसी न किसी जो इसी तरह से देखिए मौर्य भी आया था, विशाल साम्राज्य स्थापित किया, फिर गुप्ता आए। उसी तरह से इसमें भी वर्धन वंश है जो एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते हैं, यानी जो उत्तर भारत पर वो कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, उत्तर भारत पर वो अपना अधिकार जमाते हैं, अधिकार करते हैं, ठीक है। तो इन अपने वंशों में देखिए जो वर्धन वंश था वो सबसे शक्तिशाली हुआ गुप्त वंश के पश्चात, ठीक। इनमें से वर्धन वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं और कहीं पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में देखिए वर्धन वंश दिया गया है, तो पढ़ते हैं। देखिए, वर्धन वंश पुष्यभूति वंश ने देखिए उत्तर भारत पर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, विस्तृत साम्राज्य का विस्तार किया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शक्तिशाली शासक था, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक ये माना जाता है, ठीक। और इसके संस्थापक जो है पुष्यभूति हैं, ठीक। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात देखिए कि पहला स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो मैं देखिए इसमें आंसर मैं जल्दी बताता चलूँगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात किस राजवंश ने उत्तर भारत पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही कि ऑप्शन ए पुष्यभूति थे, ठीक है। पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है कि वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन थे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक मिनट। देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में देखिए वैनशांग, ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, वैनशांग आपका भारत आया था, ठीक है। वैनशांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि 15 वर्षों तक भारत में रहता है, ठीक है, और एक पुस्तक की भी रचना करता है जिसका नाम शी युकी है, ठीक। वैनशांग की पुस्तक का नाम क्या है, शी युकी, ठीक। हर्षवर्धन जिसमें उसने क्या किया आपके वैनशांग ने कि हर्षवर्धन कालीन जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दशाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ध्यान रखना कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका वैनशांग आते हैं, ठीक। और जिन्होंने पुस्तक की रचना की इसका नाम है शी युकी, और 15 वर्षों तक वो भारत में रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न पांचवा है कि हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, ठीक है। हर्षवर्धन आपके जो पुत्र थे वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। कौन, हर्षवर्धन, ठीक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र कौन से, बड़ा पुत्र था, नहीं बड़ा, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन, और आपकी बहन थी राजश्री, ठीक है। हमने देखिए इसको इंटर में खूब पढ़ा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, ठीक। छठा प्रश्न है कि वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो जो वर्धन वंश है उसकी प्रारंभिक राजधानी आपकी थानेसर थी, लेकिन बाद में जब वो गौड़ शासक को हराते हैं फिर कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ले जाते हैं। वो बाद में करते हैं आपके हर्षवर्धन, ठीक। जब उनके बड़े भाई की हत्या कर दी जाती है उसके बाद की बात है कि वो कन्नौज राजधानी अपनी स्थानांतरित करते हैं। उससे पहले प्रारंभ में राजधानी उनकी थानेसर थी। थानेसर आपके हरियाणा में पड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसे हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन सी बिल्कुल सही, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है कि बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की थी। देखिए, मैंने अभी ऊपर बताया कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो आपके कन्नौज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, कन्नौज में स्थानांतरित की थी, ठीक। कब,
जो गौड़ वंश के शासक हैं उनको परास्त करके, उनको हरा करके थानेसर से राजधानी अपनी कन्नौज स्थान करते हैं। और कन्नौज जब राजधानी बनाते हैं तो वहाँ से संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमाते हैं, या वहाँ से सत्ता का संचालन में अच्छे ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य वो कश्मीर को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर उसका अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 10वां प्रश्न है कि हूण हरिणकेशरी प्रतापशील महाराजाधिराज आदि उपाधियां धारण करने वाला शासक है। देखिए हूण हरिणकेशरी प्रतापशील और महाराजाधिराज ये आदि उपाधियां आपके प्रभाकर वर्धन की हैं। ठीक है, क्योंकि जो गुप्त वंश का जो पतन है वो हूणों के आक्रमण के साथ ही होता है। ठीक है, यानी गुप्त वंश के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण तेज रहता है। तो जो आपके जब धीरे धीरे नए राजवंश की उत्पत्ति होती है या उदय होता है तो उसमें देखिए हूणों का अटैक भी शामिल होगा और प्रभाकर वर्धन उनको परास्त करता है, जिससे वह हूण हरिणकेशरी प्रतापशील और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, 11वां प्रश्न है कि राज्यवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ होता है। ठीक है, तो राज्यवर्धन की जो बहन राजश्री है उसका विवाह देखिए मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ होता है। कहीं गृहवर्मा भी मिलता है। ठीक है, तो गृहवर्मन के साथ उनका विवाह होता है राज्यवर्धन या हर्षवर्धन की बहन राजश्री का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन के अग्रज यानी कि बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किस शासक ने की थी। ठीक, तो हर्षवर्धन के जो बड़े भाई राज्यवर्धन है उनकी हत्या आपके देखिए गौड़ शासक शशांक ने की थी। ठीक, गौड़ वंश के शासक शशांक ने की थी। ये आपके बंगाल के शासक थे। ठीक है, वर्तमान में बंगाल का क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता था। 13वां प्रश्न है कि शिलादित्य किस राजा की उपाधि है। ये जो शिलादित्य है वह हर्षवर्धन की उपाधि है। ठीक, वैनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से पुकारता था या बुलाता था। ठीक, मैंने नीचे लिख भी दिया है कि हर्षवर्धन राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठता है। वैनसांग इन्हें शिलादित्य के नाम से पुकारता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कवि बाणभट्ट निवासी था। देखिए जो कवि बाणभट्ट थे वह आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और वह थानेसर के निवासी थे। ठीक है, थानेसर के रहने वाले थे। 15वां प्रश्न है कि हर्षचरित्र कादम्बरी किसकी कृति है, यानी कि जो हर्षचरित्र और कादम्बरी रचनाएं हैं और किस कवि ने की थी, किस लेखक ने की थी, तो उनका नाम बाणभट्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और थानेसर के रहने वाले थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि प्रियदर्शिका, यहाँ पर मैंने यह लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद आदि रचनाएं किस शासक की हैं, किस कवि की हैं। ठीक है, तो जो प्रियदर्शिका है रत्नावली और नागानंद ये रचनाएं आपकी हर्षवर्धन की हैं। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही है। और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि जो धावक नाम का कवि था उसने हर्षवर्धन से पुरस्कार प्राप्त करके ये तीनों रचनाएं उसके नाम पर की थी। ठीक है, लेकिन ये रचनाएं अभी तक जो प्रमाण है या जो कहा जाता है वो हर्षवर्धन ने की थी। कौन सी, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। ठीक, ऑप्शन में भी आपको हर्षवर्धन ही मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में सूती वस्त्रों के लिए विख्यात था। तो जब हर्ष का टाइम पीरियड चल रहा था, शासनकाल था, तो उस समय में सूती वस्त्रों के लिए कौन सा नगर विख्यात था, तो आपका मथुरा। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मथुरा विख्यात था। ठीक, हर्ष का साम्राज्य विस्तार उत्तर में कश्मीर को छोड़कर, हर्ष का साम्राज्य समस्त उत्तरी भारत पर था। मैंने सबसे पहले आपको ऊपर भी बताया था। ठीक, कि कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर आपका वर्धन वंश स्थापित था, हर्षवर्धन ने अपना विस्तार किया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि हर्ष किस धर्म का अनुयायी था। देखिए प्रारंभ में वह देखिए अपने पूर्वजों के समान भी शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन बाद में वह जब वैनसांग आता है तो उसको बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारंभ में हर्ष, देखिए मैंने बताया ना कि प्रारंभ में हर्ष अपने पूर्वजों के समान शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव का उपासक था, तथा वैनसांग से मिलने के पश्चात वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कौन शाखा, महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान करता है। ठीक, हर्ष और वातापी के किस शासक के मध्य नर्मदा नदी तट पर युद्ध होता है, यानी हर्ष और वातापी के किस शासक, जो कर्नाटक के क्षेत्र है, वातापी के किस शासक के मध्य नर्मदा नदी तट पर युद्ध हो जिसमें हर्ष की पराजय होती है, तो आपके पुलिकेशन द्वितीय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही देगा। पुलिकेशन द्वितीय जो कि वातापी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसके मध्य नर्मदा नदी तट पर युद्ध होता है और इसमें हर्ष की पराजय होती है। और इस युद्ध का वर्णन देखिए ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ऐहोल अभिलेख जिसकी रचना देखिए रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, याद रखना कि ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और जिसमें हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें हर्ष की पराजय होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 20वां प्रश्न है कि हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। मैंने अभी ऊपर बताया कि ऐहोल अभिलेख में मिलता है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। 21वां प्रश्न है कि परम भट्टारक, शक्लोत्तर पथनाथ और महाराजाधिराज आदि उपाधियां किस शासक ने धारण की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि शक्लोत्तर पथनाथ, महाराजाधिराज और परम भट्टारक ये उपाधियां आपकी हर्षवर्धन की हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
22वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मैत्रक वंश के किस राजा के साथ किया था। ठीक है, जो हर्षवर्धन सफल कूटनीतिज्ञ भी थे, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो विवाह के दौरान अपना या फिर अपनी पुत्रियों का उनके द्वारा सफल जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो स्थापित किए थे। तो जो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वह मैत्र वंश के ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। ठीक है, मैत्र वंश के शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय के साथ उन्होंने अपना पुत्री का विवाह किया था। 23वां प्रश्न है कि किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। ठीक है, तो आपके वैनशांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और वैनशांग की प्रसिद्ध रचना क्या है, शियुकी। हर्ष किन दो स्थानों पर धार्मिक महासभा का आयोजन करता है। ठीक, तो कौन कौन से दो स्थान जिन पर हर्षवर्धन धार्मिक महासभा का आयोजन करता है, तो कन्नौज और प्रयाग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हर्ष जो है प्रतिदिन 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था और 500 ब्राह्मणों को दान देता था। ठीक है, और प्रयाग में जो आयोजित धार्मिक सभा को महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है। जो प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन करता है कौन करता है, हर्ष करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हर्ष के शासनकाल में कर लिया जाता था। ठीक है, जो हर्ष के शासनकाल में जो कर लिया जाता था वह उपज का 1/6 से 1/10 भाग होता था। कितना, 1/6 से 1/10। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26वां प्रश्न है कि कौन सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन ए बंडी, जो मतलब कुछ पद दिए गए हैं और उनका कार्य क्या था और क्या थे वर्धवंश में या हर्षवर्धन के शासनकाल में, उनकी बात करें तो देखिए जो भंडी है वह प्रधान सचिव। ऑप्शन बी अवंती जो कि विदेश सचिव। ऑप्शन सी सिंहनाथ ये प्रधान सेनापति। यानी इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है। ठीक, तो इनमें से सभी सुमेलित। ठीक है, जो जितने पद दिए गए, सिंहनाथ आपका प्रधान सेनापति होता था, अवंती जो कि विदेश सचिव होते थे, ठीक है, बंडी जो कि प्रधान सचिव होते थे। ठीक, कुंतल जो था अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, जो कुंतल पद था अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान अधिकारी होता था, यानी जो हाथियों की सेना थी उनका प्रधान अधिकारी होता था। आगे बढ़े कि हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो हर्ष के शासनकाल में देखिए प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ठीक, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और ग्राम के प्रधान को क्या बोलते थे, ग्रामाच पटलिक। ठीक है, ग्राम के प्रधान को ग्रामाच पटलिक बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हर्ष की मृत्यु होती है, हर्ष की मृत्यु कब हो जाती है। तो देखिए अब जो हर्ष है उसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है और क्योंकि उसका भी उत्तराधिकारी नहीं था तो उसके बाद वर्धमान वंश धीरे धीरे से क्षीण होने लगता है और उसका विघटन हो जाता है। तो हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में होती है और 606 ईस्वी में वह राजगद्दी पर बैठता है 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और इसका जन्म उचित 590 ईस्वी में होता है। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। ठीक है, हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण करके बुद्ध के दंत अवशेष दांत अवशेष को कहाँ स्थापित कराया था। ठीक है, तो आपके जो हर्ष ने कश्मीर पर, हर्षवर्धन ने कश्मीर पर अटैक किया और बुद्ध के जो दांत हैं, ठीक, वह कहाँ स्थापित करता है, तो आपके कन्नौज के निकट शंघाराम में। ठीक, कहाँ, कन्नौज के निकट शंघाराम में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, कि हर्ष चरित्र में सिंचाई के लिए किसके उपयोग की जानकारी मिलती है। ठीक, तो हर्ष चरित्र में जो सिंचाई के लिए, ठीक है, वह तुला यंत्र, घंटी यंत्र या जल पंप का प्रयोग मिलता है। यह भी पूछ सकते हैं कि हर्ष चरित्र है या हर्षवर्धन शासन काल में सिंचाई के लिए किसके उपयोग की जानकारी मिलती है। ये हर्ष चरित्र जो रचना आपके बाणभट्ट ने की थी उसमें देखिए जो सिंचाई का उसका उपयोग किस चीज़ के, किस वस्तु सॉरी किस धातु का या फिर किस तरह का उपकरण का उपयोग मिलता है, तो आपका तुला यंत्र की घंटी यंत्र की जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए हमारा थ्योरी सेक्शन ये हो रही है, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पर हमारा जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी छूटा होगा उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी सीरीज आएगी उसमें आराम से कवर कर दिया जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जैसा भी लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसा भी लगी हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।